हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सी का यूनिट 2, पीपीएस का यूनिट 2, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार, जो कि है 2025 का। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हमारा रहेगा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर, मिक्स ऑपरेंड, टाइप कन्वर्जन्स, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, जितने प्रकार के सब ऑपरेटर होते हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच केस क्या होता है, नेस्टिंग क्या होता है, इफ एल्स की नेस्टिंग क्या होती है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, लेडर इफ एल्स क्या होता है। जितना 2025 के सिलेबस में है हम सब चीज़ पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम सब चीज़ अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपको दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो हमारे कंपाइलर को कहता है कि कोई भी अगर सिंबल, मतलब ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो कंपाइलर को कहता है कि कोई भी वेरिएबल हो या फिर डेटा हो, उसके ऊपर अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन लगाएं। जैसे मेरा ये ए प्लस बी है, ये मेरा डाटा है, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाना है। जैसे कि मुझे प्लस करना है, तो जो मेरा प्लस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ऑपरेटर, ठीक है। और जो मेरा ए और बी हो गया मेरा ऑपरेंड्स। वैसे ही 5 इज लेस देन 2, तो ये दो हमारा डेटा है, 5 और 2, और इन दोनों के बीच में क्या लगा है, ऑपरेटर, क्या, लेस देन या फिर ग्रेटर देन बोल सकते हैं इसको। तो इन दोनों के बीच में जो लगा है क्या है, ऑपरेटर। जो साइड में है वो हो गए ऑपरेंड, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑपरेटर इज सिंबल दैट टेल कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। जो ऑपरेटर होता है वो कंपाइलर को ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल पर हमको मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल फंक्शन लगाना है, ठीक है। एन ऑपरेटर परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड के ऊपर कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेशन हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। और ये सब क्या होते हैं हम आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है ऑपरेटर आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू मैनिपुलेट डाटा एंड वेरिएबल्स। जो ऑपरेटर होते हैं प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम में डाटा और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के काम आते हैं। मतलब डाटा वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ हमको चेंजमेंट करना है, कुछ ऑपरेशंस करना है, तो उसके लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ऑपरेंड के हिसाब से ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं। ऑपरेंड के बेस पर ऑपरेंड क्या होता है, जिस पर ऑपरेशन करते हैं उसको ऑपरेंड बोलते हैं। ए प्लस बी जोड़ रहे हैं तो ए प्लस बी पर ऑपरेशन हो रहा है, ए और बी पर ऑपरेशन हो रहा है, तो यही दोनों हमारे क्या हो गए, ऑपरेंड हो गए। तो ऑपरेंड के बेस पर ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर, और तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है, यूनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो एक सिंगल ऑपरेंड पर काम करता हो, ठीक है। जैसे मेरा एक ऑपरेटर ऑपरेंड है, इस पर अगर बस कोई ऑपरेटर काम करे तो उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। इस पर कौन कौन से ऑपरेटर काम कर सकते हैं? पहला हो गया, ए पर हम प्लस प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। अगर ए पर माइनस माइनस कर दें तो ए की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। वैसे ही ए पर अगर हम एंड लगा दें तो ए के जो एड्रेस पर कोई जाकर डाटा स्टोर हो जाएगा, इसको एम% बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, यूनरी ऑपरेटर हो गए। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो किसी सिंगल ऑपरेंड पर काम करें, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अभी देखे हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर अभी देखे हैं, कॉम्प्लीमेंट, ये भी लगता है यूनिरी ऑपरेटर के सामने, मतलब एक ही ऑपरेटर पर काम करता है। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर भी एक ही के सामने काम करता है। एड्रेस ऑफ या फिर एम% जो भी पढ़े हैं, ठीक है। ये हमारे सब यूनिरी ऑपरेटर हो रहे हैं। दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसके लिए कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए। कितने ऑपरेंड? दो ऑपरेंड चाहिए।
ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स, जो दो ऑपरेंड्स पर ऑपरेट करे उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। हमको सम करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, जितने हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं वो हमारे साथ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन हैं, बाइनरी ऑपरेटर हैं। ठीक है। ए प्लस बी, बहुत बार एग्जाम्पल ले लिया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। इसमें दो ऑपरेंड यूज हो रहा है, ए का और बी का। ए बी का यूज हो रहा है, तो ए बी हमारे ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड हो गए, और इसके बीच में जो ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर हो गया। तो दो ऑपरेंड पर जो काम करता है उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। हाँ, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर हो गए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है। थर्ड हमारा है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो तीन ऑपरेंड्स पे काम करता है। ठीक है। और जिसमें तीनों ऑपरेंड है उसमें पहला कंडीशन होता है, दूसरा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होगा जो प्रिंट होगा। इसको समझने के लिए पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे। ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर इज ए कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर होता है वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है। जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है वो एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है। दैट टेक्स थ्री ऑपरेंड, जो तीन ऑपरेंड लेता है। टर्नरी ऑपरेटर हमारा एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है जो कि तीन ऑपरेंड लेता है। ठीक है। पहला क्या होगा, पहला लेगा कंडीशनल वैल्यू, कंडीशन वैल्यू जिसमें कोई कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है। दूसरा लेगा वैल्यू जो कंडीशन ट्रू होने पर प्रिंट होगी, और तीसरा लेगा वैल्यू जो कंडीशन फॉल्स होने पर प्रिंट होगी। ठीक है। ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में पहला जाता है कंडीशन, दूसरा स्टेटमेंट जाएगी जो वैल्यू प्रिंट हो, कंडीशन ट्रू होने पर प्रिंट होगी, तीसरी वैल्यू वो जाएगी जो कंडीशन फॉल्स होने पर प्रिंट होगी। ये कैसे काम करता है इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला जाता है, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा कंडीशन चला जाएगा, सपोज दैट ए इज लेस देन बी। ठीक है। उसके बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसके बाद हमारा लगेगा वो चीज, वो स्टेटमेंट जो हमको प्रिंट करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट हो जाएगा जो हमको प्रिंट कराना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होने पर हमारी ये कंडीशन प्रिंट होगी जो हमारा क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद लगा है। इसके बाद लगता है फुल कॉलन, डबल बिंदु। उसके बाद वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो ये कंडीशन फॉल्स होने प्रिंट होगी। इसके अंदर जो लिखेंगे वो कंडीशन फॉल्स होने प्रिंट होगी। तो पहला ऑपरेंड मेरा ये हो गया, दूसरा ऑपरेंड ये हो गया, और थर्ड ऑपरेंड हमारा ये हो गया। पहला ऑपरेंड हो गया मेरा कंडीशन, दूसरा ऑपरेंड क्या हो गया, जो कंडीशन ट्रू होने प्रिंट होगी, और थर्ड ऑपरेंड वो हो गया जो कंडीशन फॉल्स होने प्रिंट होगी। ये हो गया मेरा कंडीशन, ये ट्रू होने पे प्रिंट होगी, और ये कंडीशन फॉल्स होने पे प्रिंट होगी। आई होप आपको टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा है ऑपरेंड। और ये ऑपरेंड 2018-19 में पूछ चुका है, और ऐसे भी बहुत बार पूछा है। ठीक है। तो इसको हम बढ़िया से पढ़ते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग एन ऑपरेंड इज ए सिंपली वैल्यू और वेरिएबल दैट ऑपरेटर एक्ट अपॉन। ठीक है। अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेंड एक ऐसी वैल्यू या फिर वेरिएबल होती है जिस पर ऑपरेटर काम करता है। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, एक इंट ए है, इंट बी है, ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 3 है, और इस पर हम सम मतलब एड ऑपरेटर लगाए हैं। एड ऑपरेटर, जो एड ऑपरेटर लगा है किस पर काम कर रहा है, ए पर और बी पर। तो यहाँ पर ए बी हमारा क्या हो गए, ऑपरेंड हो गए। यहाँ पर ए और बी हमारा ऑपरेंड का काम करते हैं। ठीक है। आई होप ऑपरेंड में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेंड हम बहुत पहले डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा है मिक्स ऑपरेंड। मिक्स ऑपरेंड क्या होता है, इसको पहले हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे। मिक्स ऑपरेंड एक ऐसा ऑपरेंड होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के डाटा टाइप इंक्लूड हो। मिक्स ऑपरेंड एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन में दो या फिर दो से अधिक प्रकार के डेटा टाइप अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं मिक्स ऑपरेंड। ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं डेफिनेशन इसका। मिक्स्ड मोड ऑपरेंड इन सी प्रोग्रामिंग रेफर्स टू एन ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन है वेयर वी यूज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स टुगेदर। मतलब डिफरेंट टाइप का नंबर जो होता है साथ में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड मोड ऑपरेशन। डिफरेंट टाइप का नंबर क्या हो सकता है,
उसको एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक हमारा वेरिएबल है जिसका नाम है होल नंबर, दूसरा वेरिएबल है जिसका नाम है डेसिमल नंबर, और इसको हम एक एक्सप्रेशन के अंदर जोड़ दिए हैं, एक एक्सप्रेशन के अंदर जिसके अंदर पहला होल नंबर है, दूसरा डेसिमल नंबर है। तो होल नंबर हमारा इंटीजर वैल्यू है और डेसिमल नंबर हमारा फ्लोटिंग वैल्यू है, तो दोनों मिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड मोड ऑपरेशन बोलते हैं। और जो ऑपरेंड है इनको बोलते हैं मिक्स्ड ऑपरेंड। ठीक है, मिक्स्ड ऑपरेंड क्या होता है? मिक्स्ड ऑपरेंड वो होता है जिसमें हम एक ही एक ही एक्सप्रेशन में एक से अधिक प्रकार के नंबर यूज होते हैं या फिर डाटा टाइप यूज होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड मोड ऑपरेंड या फिर ऑपरेशंस। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कभी भी अगर ऑपरेटर पूछेगा तो आपसे 2 नंबर में पूछेगा, और ऑपरेटर के साथ साथ ऑपरेटर के टाइप्स पूछ दे तो हमेशा आपसे 7 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो पहला हमारा ऑपरेटर का टाइप होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके पहले पढ़े थे हम ऑपरेटर का टाइप ऑपरेंड के बेस पर, अब हम ऑपरेटर का टाइप पढ़ रहे हैं उसके फंक्शनलिटी के बेस पर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी ऑपरेटर मेनली 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। पहला क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो यूज होता है वो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कहाँ करते हैं? अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अरिथमेटिकल ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? एड, सब्ट्रैक्ट, एस्ट्रिक मतलब प्लस, डिवीजन और मॉडुलर डिवीजन। प्लस जो होगा हमारा 2 नंबर को ऐड करके दे देगा, सब्ट्रैक्शन माइनस करके दे देगा, मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड करता है, और डिवीजन हमको कोसेंट प्रोवाइड करता है डिवाइड करके, और जो मॉडुलर डिवीजन जो होता है हमारा रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। ठीक है, मॉडुलर डिवीजन जैसे 5 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं मॉडुलरली, मॉडुलर डिवीजन करते हैं तो हमारे आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे क्या आती है? रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, तो वही हमारा रिजल्ट में आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे प्रोग्राम के यहाँ पर, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक है, तो पहला लाइन हमारा है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये हर सी के हर एक प्रोग्राम में इसका यूज होना नेसेसरी है। ठीक है, ये लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करता है। और दूसरा हमारा मेन फंक्शन में है। अब मेन फंक्शन हमारा यहाँ से मेन जो प्रोग्राम है यहीं से रीड होना शुरू होता है, जैसा हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। इसमें हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए और इंट बी। इंट ए और बी, जहाँ पर ए की वैल्यू हम 25 पहले से असाइन कर दिए हैं और बी की वैल्यू 5 असाइन कर दिए हैं। और पहला हमारा प्रिंट, प्रिंट क्या कराए हैं? ए प्लस बी, तो ऐसे इसका रिजल्ट आएगा ए प्लस बी इक्वल टू परसेंट डी की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा? ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 30। सिमिलरली सेकेंड वाले में ए माइनस बी प्रिंट हो जाएगा, और और परसेंट डी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? परसेंट डी की वैल्यू आएगी 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। सिमिलरली सी का दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रिंट आएगा, मल्टीप्लाई इस दोनों क्या हो जाएगा? 125। सिमिलरली डिवीजन में क्या आ जाएगा? डिवीजन 5 आ जाएगा, और मॉडुलर डिवीजन में 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर 25 को हम 5 से मॉडुलर डिवीजन कर दें हमारा रिमाइंडर बिल्कुल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का हमारा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। द कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज और वेरिएबल। जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है या फिर रिलेशनल ऑपरेटर होता है, 2 वैल्यूज को कंपेयर करने का काम आता है। कंपेयर मतलब ये पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, ठीक है, या फिर बराबर है, ये सब काम कौन करता है? कंपैरिजन ऑपरेटर। इट इज इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग बिकॉज इट हेल्प अस टू फाइंड द आंसर एंड मेक डिसीजन। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग में इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमको कोई आंसर फाइंड करना हो या फिर कोई डिसीजन लेना हो। अगर हमको डिसीजन लेना है कि अगर कोई किसी की एज 18 से अधिक है तभी वो वोट करे, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी है तो हमको कंडीशनल ऑपरेटर लगाना ही पड़ेगा, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर लगाना ही पड़ेगा, कि हम चेक करें कि इसका एज अगर ग्रेटर देन 80 हो देन वो वोट कर सकता है। तो इसके लिए अगर हमको प्रोग्राम बनाना है तो हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये एक मैं जस्ट एग्जाम्पल दिया हूँ। ठीक है, कि थर्ड पॉइंट हमारा क्या है?
कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और वेरिएबल। कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यू और वेरिएबल को कंपेयर करने का काम आता है। इट इज इंपॉर्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। यही दोनों पॉइंट को बस यहाँ कंक्लूड कर दिए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इक्वल टू, मतलब डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू जो होता है अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैच करेगा। अगर दोनों इक्वल हैं देन ये हमको 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमको ये 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक है, वैसे ही नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू अगर लगाते हैं, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है। नॉट इक्वल टू और इस साइड जो वैल्यू है और दूसरी साइड जो वैल्यू है, अगर दोनों डिफरेंट हैं देन ये 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो ये 0 रिटर्न करेगा। वैसे ही ये ग्रेटर देन है, जो ग्रेटर देन वैल्यू है अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है और राइट हैंड साइड स्मॉलर है देन ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करेगा। सिमिलरली लेस देन में, लेस देन में अगर इसके राइट हैंड साइड ग्रेटर है और लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर है देन ये हमको 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। सिमिलरली सब सिंबल अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले में हम इंक्लूड स्टूडियो लिख दिए, मतलब ये तो सी में सबसे पहले लिखना जरूरी है। फिर मेन फंक्शन स्टार्ट किए और सेम जैसे फर्स्ट प्रोग्राम में था इस प्रोग्राम में भी ए कमांड 25 और बी कमांड 5, ठीक है। अब यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी मतलब प्रिंट किया जाएगा ए इज लेस देन बी, ए लेस देन बी। और परसेंट डी कमांड क्या आएगा? ए लेस देन बी, ए कमांड 25 है, ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू 5 है। क्या ये कंडीशन सही है? आप बताइए क्या ये कंडीशन सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर नहीं 25 से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0, तो यहाँ पर 0 आएगी। सिमिलरली आप ये सब कंडीशन मैच करेंगे, जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू होती है तहाँ तहाँ वैल्यू 1 आएगी, जहाँ कंडीशन वैल्यू फॉल्स होती है वहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। फॉल्स पर 0 और ट्रू पर हमेशा 1। सेम वही है प्रोग्राम, ठीक है। बिल्कुल आसान है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पर, जो कि हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यू। दो वैल्यू या फिर वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में क्या लॉजिक लग रही है, उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है हमारा मेन लॉजिक लगाने का काम आता है, ठीक। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन कंबाइन करना हो, लॉजिक लगाना हो तो हम किसका यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर का। कौन कौन सा होते हैं? मेनली 3 ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है एंड, एंड नहीं इसको लॉजिकल एंड बोलेंगे, ये हमारा लॉजिकल और ये हमारा लॉजिकल नॉट, ठीक। एंड ऑपरेटर क्या होगा? जब हम दो कंडीशन लिखे हैं जैसे ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब जो ये ऑपरेटर है हमको 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0। वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा भी है, रिटर्न 1 इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, इसके साइड वाली ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों ट्रू होंगे तब हमको 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज हमको 0 रिटर्न होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम और लगा देते हैं, और सिंबल लगा देते हैं, सेकंड हमारा और ही है, अगर यहाँ पर और लगता है तो इस दोनों में से एक भी ट्रू हो गया, दोनों में से एक भी ट्रू हो गया देन हमको 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज 0। रिटर्न 1 इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, माने इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया तो हमको 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज हमको 0 रिटर्न होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। इसका भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग पे हमारा कंसेप्ट अच्छा क्लियर होगा। सेम पहला प्रोग्राम है पहले जैसा, इंक्लूड स्टूडियो, हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए, मेन फंक्शन बना लिए। यहाँ पर हमारा जो है ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 5, पहले प्रोग्राम जैसा ही है, बस यहाँ पर ऑपरेटर लगाने वाले हैं एंड। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ए एंड बी, ए एंड बी मतलब 25 एंड 5, इसका आंसर क्या आएगा आप सोचिए। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब जो भी वाली सी में नॉन जीरो होती है वो ट्रू होती है, इसको हमेशा 1 के रूप में सी क्या करेगा? इंक्लूड करेगा, लॉजिकल ऑपरेटर लगा है।
अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है तो सी इसको 1 के रूप में इंक्लूड करेगा, समझेगा। 5 को भी 1 के रूप में, 1 कहने का मतलब 25 को और 5 को ट्रू के रूप में ये समझ लिया है। अगर दोनों ट्रू हैं तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू मतलब 1, सी में 1, सी में ट्रू का मतलब होता है 1। ठीक है, थोड़ा अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी यहाँ पर लगा हुआ है। ए मतलब 25 और बी मतलब 5। यहाँ पर ए और बी दोनों नॉन जीरो वैल्यूज हैं। नॉन जीरो मतलब ट्रू है, ट्रू और ट्रू, या तो इसको भी हम 1 1 भी समझ सकते हैं। तो दोनों वैल्यू ट्रू हैं, दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो एंड ऑपरेटर हमको क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। मतलब दोनों वैल्यू अगर सही है तो हमको सही रिटर्न होगा। तो इसका आंसर, हमारा पहले स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो हमको 1 रिटर्न होगा। अगर दोनों ट्रू हो तभी भी हमको ट्रू रिटर्न होगा। अगर दोनों जीरो हो, फॉल्स हो तब हमको फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 ट्रू हो गया, टू दोनों ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू ही रिटर्न होगा। सेकंड स्टेटमेंट में ही हमको ट्रू रिटर्न होगा, मतलब पहले में भी 1 आंसर आएगा, दूसरे में भी 1 आंसर आएगा। थर्ड में, थर्ड वाला आप देखते हैं। थर्ड में है ए नॉट। ए नॉट मतलब ए का मतलब है 25। 25 के सामने नॉट ऑपरेटर लग गया है। जहां नॉट ऑपरेटर लग गया है मतलब इसका उल्टा वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये इसको ट्रू के रूप में लेगा, मतलब 1 के रूप में लेगा। नॉट ऑपरेटर हमेशा हमेशा इसका उल्टा कर देता है, 1 का उल्टा 0 हो गया। तो पहले स्टेटमेंट का आंसर 1 आएगा, दूसरे स्टेटमेंट का आंसर 1 आएगा और थर्ड स्टेटमेंट का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा लॉजिकल ऑपरेटर तीनों। ठीक है, मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है जो हमारा है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इस पर जो प्रोग्रामिंग आती है वो हार्ड प्रोग्रामिंग बन जाती है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, द बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं, बिट लेवल ऑपरेशन करने के लिए। बिट लेवल ऑपरेशन क्या होता है, पहले उसको जो भी हम इनपुट देंगे, इसमें जो भी हम इनपुट देंगे पहले उसको हम बिट में कन्वर्ट करेंगे। बिट मतलब 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन उसको हम ऑपरेशन अपना परफॉर्म करेंगे। ठीक है, द ऑपरेटर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बिट लेवल। जो ऑपरेटर है पहले बिट में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन कैलकुलेशन इज परफॉर्म ऑन ऑपरेंड। उसके बाद कैलकुलेशन उस पर परफॉर्म होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरा पहले इसका सिंबल देख लेते हैं कौन कौन सा होता है, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। पहला सिंबल है एंड, ये हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे हम इलेक्ट्रिकल में पढ़े हैं कि जीरो, हम इलेक्ट्रिकल में पढ़े हैं ना, 1 1 0 0 1 0 1 0। अगर इसको हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों ट्रू है देन 1 आएगा, और दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो हमारा फॉल्स आ जाएगा। सेम इसमें भी वही होता है। पहले हमको जो ऑपरेंड मिलेगा उसको हम पहले बिट में कन्वर्ट करेंगे 0 1 के फॉर्म में, और उसके ऊपर ये इस ट्रूथ टेबल के अनुसार हम इसमें एंड ऑपरेशन लगा देंगे। ठीक है, दूसरा है और ऑपरेटर। पहले जो हमको ऑपरेंड मिलेगा उसको बिट में कन्वर्ट करेंगे और उसमें और ऑपरेटर लगाएंगे। और ऑपरेटर मतलब परफॉर्म बिट बाय बिट और ऑपरेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट। बिट बाय बिट और ऑपरेटर लगाएगा और रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर 0 0 1 1 0 1 0 1, मतलब दोनों में से कोई भी वैल्यू 1 है देन हमको 1 मिलेगा, ये होता है हमारा और ऑपरेटर। ठीक है, सिमिलरली एक्सॉर ऑपरेशन जो हमारा इलेक्ट्रिकल में है, सेम वही एक्सॉर ऑपरेशन यहाँ लगेगा, सेम वही कंप्लीमेंट वाले भी लगेगा। लेफ्ट शिफ्ट मतलब हमारे बिट को एक एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, राइट शिफ्ट हमारे बिट को एक शिफ्ट राइट शिफ्ट मतलब शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर हो गया। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5 और 2, सॉरी 5 और 2। 5 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 1 2 4 8। 5 को करने के लिए 4 1 5, मतलब 1 0 1 हो जाएगा इसका, और 2 का 1 0। तो इस पर हम एंड ऑपरेशन लगाते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 0 0 0
और 0। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मेन काम है कि जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर वैल्यू को असाइन करना। जैसे कि ए है, ए को मुझे कोई वैल्यू देनी है तो मैं क्या दे दिया, 5 दे दिया। ये इसके अंदर 5 कैसे गया, असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, मेरा जो इक्वल टू है हमारा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल के अंदर हमको वैल्यू असाइन करनी है तो हम किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड of assignment operator is variable and the right side of operand of the assignment operator is value। कहने का मतलब ये है कि अगर हम a इक्वल टू 5 दिए हैं तो जो हमारा लेफ्ट साइड है ये हमारा ऑपरेंड है, और जो हमारा राइट साइड है वो हमारा क्या है, वैल्यू है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा यही कहता है। और थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर हम जो हमारा लेफ्ट साइड है वो अगर इंट टाइप का वैल्यू है, ऑपरेंड है, तो हमारा राइट साइड जो वैल्यू है वो भी इंट टाइप का होना चाहिए। मीन्स दैट ये है कि अगर हमारा लेफ्ट साइड जो ऑपरेंड है हमारा, उसका डाटा टाइप इंट है, तो राइट साइड जो होगी उसके डाटा टाइप इंट ही होगी। अगर ए है, ए इक्वल टू तो 5, अगर ये इंट है तो ये भी इंट ही होगा। अंडरस्टैंड, ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, वैसे तो बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, बट इसमें से कुछ कम पढ़ेंगे, बाकी आप देखेंगे समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर है इक्वल टू ऑपरेटर, अभी देखे हैं, सिंपली कोई वैल्यू असाइन कर देगा किसी वेरिएबल में, अभी एग्जांपल के रूप में देखें। दूसरा है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू पहले क्या करेगा, ऐड करेगा राइट में, देन उसको असाइन करेगा। जैसे कि ऐसे समझिए, ए इक्वल टू, ए प्लस इक्वल टू 5 कर दे रहे हैं तो क्या करेगा, इसका मेन मतलब ये है, मेन इसका एग्जांपल ये है, ए इक्वल टू ए प्लस 5, मतलब ए में पहले 5 प्लस करें एंड देन उसको इसमें असाइन कर दें। ठीक है, सिमिलरली ए माइनस इक्वल टू, मतलब ए माइनस इक्वल टू है, ए माइनस इक्वल टू 5 है, मतलब ए इक्वल टू ए माइनस 5, पहले आप ए में से 5 माइनस करिए देन उसको ए में असाइन कर दीजिए। ये वगैरह मेरा ए माइनस 5 का मतलब माइनस इक्वल टू का। वैसे ही मल्टीप्लाई इक्वल टू आता है, डिवाइड इक्वल टू आता है, मॉडुलस डिवाइड इक्वल टू आता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले जो यहाँ पर ऑपरेशन लिखा है वो ऑपरेशन देन असाइन। ठीक, और जो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है एक तरह से यूनरी ऑपरेटर होता है, क्योंकि इसमें एक ही ऑपरेंड पे काम हो रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे पढ़ते हैं हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इसका बस सिंपल काम है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा कोई भी वेरिएबल है उसको बाई वन इंक्रीमेंट कर देगा, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसको बाई वन डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज कर देगा। ठीक है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंटल वैल्यू बाई वन। अगर किसी वेरिएबल के सामने हम प्लस प्लस लगाते हैं तो उसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू बाई वन हो जाएगी। वाइल डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट्स बाई वन, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो उसको एक से डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ काउंटेड लूप। अगर हमको लूप कहीं बना रहे हैं तो मेनली इसका लूप में इसका यूज होता है, क्योंकि हमको उसमें वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करनी होती है तो हम इसका लूप में यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ऑपरेटर, ऑपरेंड और टाइप ऑफ ऑपरेंड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड पी वाई क्यूज कुछ पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक टीयू में, वो देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन में लिया हूँ, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे इसलिए मैंने उसको टाइप नहीं किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर हैं उसको शॉर्ट नोट लिखना है, और डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर हैं वो, जो कि हम अच्छे से भी पढ़ चुके हैं। दूसरा है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर विद एग्जांपल्स। बिटवाइज ऑपरेटर और उसके कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर हैं उसको एग्जांपल के रूप में दर्शाना है, जो कि अभी हम देख चुके हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बताना है, यूनरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ये तीन, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं।
तो इसको भी आप इजीली बता सकते हैं। फोर्थ हमारा है डिफाइन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, ऑपरेटर ऑपरेंड बता ही सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर अभी हम पढ़े ही हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, ठीक है, माइनर डिफरेंस है। पहले ये होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप कन्वर्जन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। मतलब सी में कोई वेरिएबल है, वो इंट में है, उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंट को हम अगर फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, टाइप कन्वर्जन है। इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, टाइप कन्वर्जन है। मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन हमको हम क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और इसी को टाइप कास्टिंग बोलते हैं। वन डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग, ठीक। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इट हैपेंड व्हेन डिफरेंट टाइप डेटा टाइप नीड टू वर्क टुगेदर इन ऑपरेशन। टाइप कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है, जब डिफरेंट डाटा टाइप साथ में काम करते हैं। जैसे कि मैं एक ही एक्सप्रेशन में इंट का यूज कर रहा हूँ, उसी में फ्लोट का यूज कर रहा हूँ, तो हमको आंसर किसी न किसी चीज में चाहिए। अब इंट फ्लोट दोनों का एक ही में यूज कर रहा हूँ, या तो मुझे आंसर इंट में चाहिए या तो फ्लोट में चाहिए, तो इस जगह पर हमको टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एक साथ काम करते हैं तो हमको टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके भी दो प्रकार हैं। पहला है इम्प्लिसिट डेटा टाइप, दूसरा है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप। इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है, सॉरी, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दिस हैपन ऑटोमेटिकली व्हेन कंपाइलर कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर विदाउट द प्रोग्रामर्स इनपुट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, जो कंपाइलर है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है खुद से, विदाउट प्रोग्रामर इनपुट, उसमें प्रोग्रामर कुछ नहीं करता है। कंपाइलर खुद ब खुद एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में जो प्रोग्रामर है वो मैनुअली कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, किसके हेल्प से, कास्ट ऑपरेटर के हेल्प से, ठीक है। कास्ट ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम टाइप कास्टिंग में अच्छे से पढ़ेंगे। बस इतना ये समझिए आप ही कि इम्प्लिसिट में क्या होता है कि जो कंपाइलर है खुद ब खुद एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर जो होता है वो मैनुअली कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, ठीक है। इसको एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं। पहले जो पहला एग्जांपल ये मेरा है इम्प्लिसिट डेटा टाइप का, ठीक है। एक हम इंक्लूड स्टूडियो मतलब लाइब्रेरी फाइल या मेन फंक्शन डिक्लेयर किए और एक नंबर डिक्लेयर किए, इंट नंबर इक्वल टू 34.78। 34.78 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और इसको हम डिफाइन किए हैं इंटीजर के रूप में। अब जब भी इसको प्रिंट करेंगे तो ये किस में प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे इंट वैल्यू है, मतलब डाटा टाइप हमारा क्या है, इंट है, और इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये इंट में ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर कंपाइलर इस फ्लोटिंग पॉइंट को इंट में खुद पर खुद कन्वर्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आई होप आपको बहुत ये चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से और थोड़ा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा डाटा टाइप था हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसको हम, जिसमें प्रोग्रामर मैनुअली चेंज करता है एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में, उसका एग्जांपल देख रहे हैं। पहले हम लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड किए जो कि सी प्रोग्राम में लेना जरूरी है। दूसरे में मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर एक कैरेक्टर वेरिएबल लिए, कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर वेरिएबल में हम ए को असाइन कर दिए अल्फ़ाबेट के अंदर, एक अल्फ़ाबेट नाम का वेरिएबल बनाए जो कि कैर टाइप का है, उसके अंदर हम ए को असाइन कर दिए, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करा दिए, प्रिंट करा दिए तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आएगा, ए प्रिंट होकर आएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इस लाइन में हम इंट नंबर, अल्फ़ाबेट को हम नंबर वेरिएबल के अंदर, मतलब जो नंबर वेरिएबल बनाए उसके अंदर हम अल्फ़ाबेट को असाइन कर दिए, अल्फ़ाबेट जिसके अंदर ए था, मतलब नंबर वेरिएबल के अंदर अल्फ़ाबेट चला गया जिसकी वैल्यू ए थी। अगर इसको हम प्रिंट कराते हैं %d तो क्या प्रिंट होगा, आप थिंक करिए क्या प्रिंट होगा। अगर ए को हम नंबर में प्रिंट कराना चाहें तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है।
तो ए को अगर हम नंबर में प्रिंट करना चाहते हैं तो वो होगा ए की आज की वैल्यू प्रिंट होगी। आज की बोल सकते हो ए एस सी सी आई वैल्यू, ए एस सी आई वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि आई थिंक 97 है। स्मॉल ए की एस सी आई वैल्यू 97 है, तो आई थिंक वहाँ पर वही प्रिंट होगी। आई थिंक नहीं, यही प्रिंट ही होगी। ठीक है, 97। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए था, मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर को नंबर में हम फोर्सफुली यहाँ कन्वर्ट कर दिए। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन दोनों बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, टाइप कास्टिंग इन सी इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। टाइप कास्टिंग जो सी में होता है वो एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने को कहते हैं। बाय द प्रोग्रामर, इसमें प्रोग्रामर खुद से करता है यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। अब जब सोचा में कास्ट ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं डबल जो लगा है, डबल को हम ब्रैकेट में लिखे हैं पैरेंथेसिस में, वही पैरेंथेसिस हमारा कास्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, जो वही पैरेंथेसिस हमारी होती है वो कास्ट ऑपरेटर होती है। तो टाइप कास्टिंग वही है कि एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामर, जिसमें प्रोग्रामर खुद से कर रहा है। और किसका यूज कर रहा है, कास्ट ऑपरेटर का। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से एक बार। पहली बार एक लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड किए, मतलब स्टूडियो फाइल को इंक्लूड किए, हेडर फाइल को। फिर मेन फंक्शन बनाए, दो वेरिएबल लिए इन टाइप का, एक ए और एक बी, ए का मान 15 और बी का मान 2। ठीक, और डबल वेरिएबल लिए जिसको हम डबल वेरिएबल का करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डबल वेरिएबल में जो हमारा डिवीजन होगा उसका रिजल्ट आएगा। तो इंट जो है हमारा इंटीजर टाइप का वैल्यू है, डबल जो है हमारा फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू है। ठीक है, और सी में ये होता है, सी में ये नियम है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके दोनों साइड सेम टाइप के डेटा टाइप होना चाहिए। हम अभी पीछे ही देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, ए डिवाइड बाई बी। ए डिवाइड बाई बी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15 डिवाइड बाई अगर 2 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7.5, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर इंटीजर है तो वो अपने आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट बनाने के लिए हम इसके सामने डबल लगा दिए हैं, टाइप कास्टिंग यहाँ पर कर दिए हैं। अब जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर डबल वैल्यू आएगी। समझ में आया होगा ना आपको अच्छे से, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बहुत स्लोली स्लोली बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सी के पेपर में बहुत बार पूछा गया है ऑपरेटर प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर डिटरमाइन विच ऑपरेटर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट इफ देयर इज मोर देन वन ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन। मतलब एक एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर हैं तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो कौन डिफाइन करता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, अगर किसी एक्सप्रेशन में, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन है इसमें एक से अधिक ऑपरेटर है, तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा वो डिफाइन कौन करेगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, किसके हेल्प से डिफाइन होता है, कुछ प्री डिफाइंड रूल्स है यहाँ पर, उसके हेल्प से। ठीक है, अभी देखेंगे इसको हम। दूसरा हमारा है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी डिटरमाइन द डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इन विच ऑपरेटर विथ सेम प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड। सपोज दैट हमारा यही ऑपरेटर है, यही हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें दो ऑपरेटर ऐसे आ गए जिसकी प्रेसिडेंस प्रायोरिटी सेम हो। अगर दो ऑपरेटर उसकी प्रायोरिटी सेम है तो उसको लेफ्ट टू राइट या फिर राइट राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, एसोसिएटिविटी। ठीक है, जो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस वो ये डिफाइन करता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, और एसोसिएटिविटी ये डिफाइन करती है कि अगर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है तो उन दोनों में से, मतलब वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे या फिर राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5+2, 5 - 2 + 8, माइनस और प्लस की क्या बोलते हैं, दोनों सेम है, माइनस और प्लस का प्रेसिडेंस सेम है, तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये कौन डिसाइड करेगा, एसोसिएटिविटी। अब कैसे डिफाइन करता है उसको हम इस चार्ट की मदद से समझेंगे। ठीक है, ठीक है,
इसको हम डिटरमाइन करते हैं इस टेबल के हिसाब से। इस टेबल में देखिए जो ऑपरेटर यहाँ पे साइड में ऑपरेटर्स लिखे हैं, जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जितना मूव करेंगे हमारा प्रेसिडेंस क्या हो जाएगा, कम होते जा रहा है। और जो एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में इन सब का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। मतलब इस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है, इन सब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन इसका प्रेसिडेंस हाई है इसके प्रेसिडेंस से। ठीक है, ठीक है। मतलब अप टू डाउन जाएंगे तो प्रेसिडेंस भी अप टू डाउन जाएगी, और डाउन टू अप जाएंगे तो प्रेसिडेंस भी बढ़ेगी। ठीक, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखें तो प्लस माइनस, सॉरी एक सेकेंड, अगर इसके हिसाब से देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, माइनस मल्टीप्लाई, मतलब 5 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाई 6। तब माइनस और मल्टीप्लाई में प्रेसिडेंस किसकी आई है उसको पहले देखते हैं। माइनस और मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस देखना चाहें हम अगर इस चार्ट से, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लस माइनस है इसका प्रेसिडेंस लो है मल्टीप्लाई से, तो पहले मल्टीप्लाई वाला एग्जीक्यूट होगा, देन माइनस वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उस एक्सप्रेशन में पहले मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट होगा, देन प्लस माइनस एग्जीक्यूट होगा। अगर और जो एसोसिएटिविटी है, यहाँ पर देखें दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखें यहाँ पर एसोसिएटिविटी, प्लस माइनस सेम है, मतलब दोनों की एसोसिएटिविटी सेम है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस का प्रेसिडेंस सेम है, तो उसको हम कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, उसमें क्या एग्जीक्यूशन होगा, उसमें लेफ्ट टू राइट हम एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे। जब प्रेसिडेंस सेम होगा तो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट कर देंगे इस केस में। ठीक है, और ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, यही टेबल हमको ये बताता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, और अगर कोई ऑपरेटर उसका प्रेसिडेंस सेम है तो उसमें से लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा या फिर राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, यही हमको ये बताता है ये टेबल। इस टेबल का आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, उससे पहले देख सकते हैं इसके पीवाईक्यू कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर अगेन आप दो क्वेश्चन देख के ये मत जज करिएगा कि इसका दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर थे, इसलिए बस मैंने दो क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में शॉर्ट नोट लिखना है, और एसोसिएटिविटी क्या होती है उसको बताना है। ठीक, तो ये अभी हम पढ़े ही हैं, इसको आप अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल की हेल्प। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये पूछता है व्हेन द प्रेसिडेंस ऑफ टू ऑपरेटर सेम, जब दो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम होता है, देन हाउ एसोसिएटिविटी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग विच ऑपरेटर विल एवेल्युएट फर्स्ट। तो एसोसिएटिविटी कैसे हेल्प करती है वही बताना है हमको, सिंपल है। ठीक है, अब हम इंटर करते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू हमारा क्या है, कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। In C programming, decision-making statements are used to define the group of statement in which is executed when a condition is true। जो डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, वो ये बताते हैं कि जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है इसमें, इसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे। ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हमारा कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, ये हमारा कौन डिफाइन करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बेस पर हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं बढ़िया से। चार तरह के मेनली होते हैं, चार तरह के मेनली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। इनमें कौन कौन से, इफ, इफ एल्स, लेडर इफ, नेस्टेड इफ और स्विच केस। सॉरी पांच, बाई मिस्टेक हो गया है, पांच तरह के होते हैं। ठीक है, अब इन सबको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं अच्छे से। पहला हमारा है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसको पहले हम इसका वो देखते हैं। इफ स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है डेट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड को तब हमको एग्जीक्यूट करने के अलाउ करेगा जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ठीक है,
इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स देखिए, यहाँ पर पहले इफ लिखेंगे हम, उसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखेंगे या फिर कंडीशन लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखेंगे। उसके बाद हमारा कर्ली ब्रेसेस शुरू होगा, उसके अंदर हमारा मेन कोड हो जाएगा या फिर स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन हमारा इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसका फ्लोचार्ट देख लेते हैं हम। इसका फ्लोचार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा सिंटेक्स है। अभी आप सिंटेक्स देखेंगे है कि अगर इफ लिखे हैं, इफ के अंदर जो कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई देन ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट रन करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और कंडीशन फॉल्स होती है देन नॉर्मल स्टेटमेंट या फिर इंड ऑफ प्रोग्राम चली जाएगी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुई देन हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, अदरवाइज नॉर्मल स्टेटमेंट मतलब इफ के बाहर वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। आपको अच्छे समझ में आया होगा। इफ स्टेटमेंट बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम देखते हैं ताकि हमको अच्छे समझ में आए। ये किस चीज़ का प्रोग्राम है पर ये समझते हैं। तो प्रोग्राम टू डिस्प्ले इफ नंबर इज नेगेटिव, अगर नंबर नेगेटिव है देन नंबर को शो करना है। अगर नंबर नेगेटिव नहीं है तो हम कुछ प्रिंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक हमारा हेडर फाइल है, एक मेन फाइल है। ठीक है, एक नंबर नाम का वेरिएबल है, यूजर से हम नंबर यहाँ पर मांगे हैं। प्रिंट जो होगा हमारे स्क्रीन पर प्रिंट करेगा इंटर द इंटीजर। अगर यूजर इंटीजर दे दिया, नंबर दे दिया, देन यहाँ पर मेन है इफ नंबर इज लेस देन जीरो। नंबर इज लेस देन जीरो, नंबर लेस देन जीरो मतलब नंबर लेस देन जीरो कब होगा, जब -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, मतलब कि माइनस में होगा। जब नंबर निगेटिव में होगा देन वो लेस देन जीरो होगा। अगर नंबर लेस देन जीरो है देन उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं, नहीं तो बाहर जा रहे हैं, इंड में चले जा रहे हैं। बस इस प्रोग्राम में मेन क्या है, इफ स्टेटमेंट को यूज किए हैं। अगर नंबर जीरो है देन नंबर को प्रिंट करा दिए, अदरवाइज हम बाहर आ गए। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा इफ इफ वाला ब्लॉक। ठीक है, इफ एल्स क्या है? इफ एल्स इफ का एक एक्सटेंशन है। जैसे कि इफ में क्या था कि इफ कंडीशन चेक करते थे, अगर इफ कंडीशन ट्रू हुआ देन इफ का कोड रन करेगा, नहीं तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है, इफ चेक किया कंडीशन और कंडीशन ट्रू हुआ देन इफ का कोड रन किया, अदरवाइज एल्स ब्लॉक का कोड रन हो जाएगा। और सिंटेक्स इसका यही है। इफ कंडीशन का पूरा सिंटेक्स है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया, नहीं तो यहाँ पे एल्स लिख कर नया कोड लिख देंगे ब्लॉक में। ठीक है, ये हमारा इफ एल्स का हो गया। द इफ एल्स इन सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का एक्सटेंशन है। ठीक है, मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है। विच इज नॉट ओनली अलाउ द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब इफ में क्या था, हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट करते हैं जब कंडीशन फॉल्स होती है। अगर कंडीशन इफ कंडीशन ट्रू हुआ देन ये कोड रन करो, अगर इफ कंडीशन फॉल्स हुआ देन एल्स वाला कोड रन करो। ठीक है, इसका हम वो देख लेते हैं फ्लो चार्ट। पहले स्टार्ट किए, अगर इफ कंडीशन ट्रू हुआ देन इफ ब्लॉक रन हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक रन हुआ, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स ब्लॉक रन हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसका एग्जांपल देखते हैं एक। इसमें एग्जांपल में ये है मेनली कि एक हमारा सी प्रोग्राम है। मतलब सी प्रोग्राम में क्या है, नंबर दिए हैं 10। ठीक, इफ n इज ग्रेटर देन 5, मतलब नंबर जो है n अगर 5 से बड़ा है तो हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज ग्रेटर देन 5, मतलब परसेंट डी, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 5। अगर नंबर छोटा है, देखिए यहाँ पर n इक्वल टू 10 है, n इक्वल टू 10 मतलब 10 है, n इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 5। तो पहला ब्लॉक हमारा ट्रू हो गया। तो पहला ब्लॉक ट्रू हुआ तो हमारा ये कोड रन कर दिया। अगर ये ब्लॉक नहीं ट्रू होती तो हमारा ये कोड रन करता है एल्स वाला। ठीक है, ये हमारा इफ एल्स का एग्जांपल। आई आई होप आपको इफ एल्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है लेटर इफ एल्स। अभी हम देखें तो इफ में हम ओनली वन कंडीशन चेक कर रहे थे और वन ब्लॉक ऑफ कोड रन कर रहा था। इफ एल्स में एक इफ का ब्लॉक रन करेगा, दूसरा एल्स का ब्लॉक रन करेगा। बट लेटर इफ एल्स में
इफ इसमें मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं जो कि हमको कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने में हेल्प करती है। एंड इफ एल्स लेटर इज ए प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का इसमें सीरीज होता है, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट का इसमें सीरीज होता है जो कि चेन फॉर्म करती है। अगर एक रन हुआ, एक ट्रू हुआ तो वो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो दूसरा चेक करने जाएगा। ठीक है, इसी बात को हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, पर थ्योरी पढ़ लेते हैं। ईच इफ एल्स स्टेटमेंट इज एवेल्युएटेड सीक्वेंसली, जिसमें हर एक इफ एल्स स्टेटमेंट है वो सीक्वेंसली इवेल्युएट होगा, मतलब सीक्वेंसली चेक होगा। अगर ये ट्रू हुआ देन इसको प्रिंट कर दो, अगर ये ट्रू नहीं हुआ देन इसके में आ जाओ। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ देन इसको प्रिंट कर दो, अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो नेक्स्ट में इंटर में आ जाओ। ठीक है, ये होता है लेटर इफ एल्स में। इसका सिंटेक्स देखते हैं और एक बार अच्छे समझते हैं इसको। पहले हम कंडीशन लिखे इफ में, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ देन तो कोई बात नहीं है, इसके अंदर जो कोड लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन फास्ट होती है अपने एल्स वाले में जाएगा, एल्स वाले पार्ट में इसका एल्स, और इस एल्स में भी एक कंडीशन लिखा हुआ है और फिर ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ देन ये तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन बट ये कंडीशन अगर फॉल्स हुआ देन फिर एल्स में जाएगा। फिर इस एल्स के अंदर फिर एक इफ है, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर ये प्रिंट करेगा, और ये कंडीशन फॉल्स हुआ देन फिर एल्स में चला जाएगा। और चाहे तो इस एल्स के बाद हम फिर इफ लगा सकते हैं अगर कंडीशन हमारे पास और है तो, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं है देन ये प्रिंट हो जाएगा लास्ट में। मतलब अगर कोई कंडीशन प्रिंट नहीं हुआ देन हमारा लास्ट एल्स वाला कंडीशन हो जाएगा एग्जीक्यूट। ठीक है, ये हमारा है नेस्टेड सॉरी लेटर इफ एल्स। ठीक है, इसका हम वो देख लेते हैं फ्लो चार्ट। इसमें पहला एक्सप्रेशन दिए, पहला कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हुआ देन पहला का स्टेटमेंट रन किया और प्रोग्राम हमारा एंड में चले गई। ठीक है, नहीं तो दूसरा का कंडीशन चेक किया, पहला कंडीशन चेक किया, काम हो गया तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगी। पहला कंडीशन चेक किया और ट्रू हुआ तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके लास्ट में, नहीं तो दूसरा का चेक किया, दूसरा का अगर ट्रू हुआ तो फिर एग्जीक्यूट करके लास्ट में, नहीं तो फिर तीसरा का चेक करेगा। ठीक है, आई होप आपको लेटर इफ एल्स समझ में आ गया होगा, इसी को बोलते हैं लेटर इफ एल्स। लेटर इसमें क्यों लगाते हैं, क्योंकि लेटर का रूप ले लेता है, सांप सीढ़ी वाला का रूप ले लेता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में सिंपल ये है कि एक बच्चे के यहाँ पर मार्क्स दिया गया है, मार्क्स दिया जाएगा, हम इन यूजर से मार्क्स इनपुट लेंगे। अगर वो मार्क्स मार्क्स हर एक मार्क्स पर हम कंडीशन लगाए हैं जो कि इस क्वेश्चन में है, हम देखते हैं। ठीक है, सिंपल है, पहले एक हेडर फाइल लिए हैं। ठीक है, तो हर प्रोग्राम में लेना जरूरी है। और उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर एक मार्क नाम का वेरिएबल है। ठीक है, और यूजर से कह रहे हैं कि इंटर द मार्क, यूजर कुछ मार्क इंटर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन छूट गया है स्कैन है, जो मार्क को इनपुट लेने का जो लाइन में छूट गया है मैं नोट्स में प्रोवाइड करते समय मैं इंक्लूड कर दूंगा। मतलब यहाँ पर एक लाइन स्कैन एफ लिख कर, मतलब ये लिखना है स्कैन एफ परसेंट डी एंड मार्क्स, मतलब मार्क में नंबर इनपुट लेना है। तो यहाँ पर वो जब नोट प्रोवाइड करूंगा तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट जो लिए हैं अब उस इनपुट को चेक करेंगे, अगर इनपुट हम जो दिए हैं या फिर 90 है या फिर 90 से ज़्यादा है, अगर इनपुट हम 90 या 90 से ज़्यादा दे दिए तो हमारा क्या प्रिंट होगा ए, मतलब जो बच्चा है वो ग्रेड ए में है। नहीं तो अगर हम 90 नहीं दिए हैं, 80 दिए हैं या फिर 80 से ऊपर दिए हैं या फिर 85 दिए हैं या फिर 80 दिए हैं, मतलब 80 या 80 से ऊपर कोई वैल्यू दिए हैं तो वो ग्रेड किस में चल जाएगा, वो ग्रेड बी में आ जाएगा, वो ग्रेड बी में आ जाएगा। सिमिलरली अगर 70 से ऊपर दिए हैं तो वो ग्रेड सी में आ जाएगा, 60 या फिर 60 से ऊपर दिए हैं तो ग्रेड ई में आ जाएगा, ग्रेड डी में आ जाएगा, नहीं तो वो डायरेक्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर हमें इनपुट देंगे, अगर वो इनपुट 90 होगा या 90 से ज़्यादा होगा तो ग्रेड ए, 80 या फिर 80 से ज़्यादा होगा तो ग्रेड बी, 70 या 70 से ज़्यादा होगा तो ग्रेड सी, 60 या 60 से ज़्यादा होगा तो ग्रेड डी। अगर इनमें से कोई भी कम नहीं होगा, जैसे 59 आ गया मतलब 60 से ज़्यादा नहीं, 60 से कम आ गया मतलब ये फेल हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा लेटर इफ एल्स का प्रोग्राम। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स बहुत जरूरी है और बहुत कभी कभी कम्प्लेक्स लगता है देखने में, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है।
नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग विद इन प्रोग्राम। और प्रोग्राम में हमको कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करना है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना है, देन हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स में ये होता है कि हम इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इफ है, हमारा इफ कंडीशन है, या सिंटेक्स भी देख लीजिए, यहाँ पर इफ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ देन ये दूसरा कंडीशन चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ देन इसका कोड रन करेगा। ये कोड कब रन करेगा? जब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू होंगे, मतलब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 जब दोनों ट्रू होंगे देन ये इफ कंडीशन ट्रू होगा, देन ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया देन ये इसमें एंटर करेगा, लेकिन ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो इसका एक एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, और कंडीशन 2 फेल होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन ये इजी है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इस इफ में हिल गया, और इस इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट कर दिया, और ये फॉल्स हुआ तो इस एल्स में चला गया। लेकिन अगर ये गलत हो गया, अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो इसका एल्स कहाँ पर है? इसका एल्स आ जाएगा यहाँ पर, देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोड ऑफ ब्लॉक को कंडीशन 1 फॉल्स, अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुआ देन ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, सबको लगता है हार्ड। ठीक है, पहले इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ देन दूसरा इफ रन कर दिया, अब इसका भी कंडीशन चेक करेगा, ये ट्रू हुआ देन ये स्टेटमेंट रन, नहीं तो फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट रन। सिमिलरली एल्स में भी ये लगा सकते हैं, अगर एल्स में कंडीशन ट्रू हुआ देन ये कंडीशन रन होगा, अगर एल्स में कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये कंडीशन रन होगा। ठीक है, और थोड़ा आपको ये वाला टॉपिक कम समझ में आया ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में सबको कम समझ में आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो कि नेस्टेड इफ एल्स का एक अच्छा एग्जांपल है, और ये प्रोग्राम सी का है, और जो बार बार पूछा जाता है एकेटिव एग्जामिनेशन में, ये पूछा जा चुका है एक बार, ये मतलब एकेटिव एग्जामिनेशन में इसका एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको तीन नंबर दिया रहेगा, और तीनों नंबर में ग्रेटेस्ट कौन है इसके लिए हमको प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं चलिए इसको देखते हैं। पहले हमको तीन नंबर इनपुट लेंगे। ठीक है, तीन नंबर डिक्लेयर किए और तीनों नंबर को इनपुट ले लिए, यहाँ तक तो सिंपल है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या जो ए है वो बड़ा है बी से, क्या ए बड़ा है बी से? अगर ट्रू होता है तो फिर ये चेक करेंगे क्या ए बड़ा है सी से, अगर दोनों ट्रू हो गया देन ए हमारा ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज ग्रेटेस्ट। अगर ए बी से बड़ा हो गया और अगर ए सी से बड़ा हो गया, मतलब ए बी सी दोनों से बड़ा हो गया, मतलब ए ग्रेटेस्ट है इन दोनों से, नहीं तो ए क्या है, नहीं तो सी ग्रेटेस्ट है इन दोनों से। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ए बड़ा है बी से, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मतलब ए बड़ा बी से नहीं, मतलब बी बड़ा है ए से, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मतलब बी बड़ा है ए से, बी को ए से बड़ा चेक कर लिए, अब बी को यहाँ पर एल्स कंडीशन में आकर बी को सी से बड़ा चेक कर लेंगे। सी से मतलब ए जो है, बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, मतलब बी सबसे बड़ा हो गया यहाँ पर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब तीनों कंडीशन के लिए आप एग्जाम्पल लेंगे, एक में ए बड़ा रहेगा, एक में बी बड़ा रहेगा, एक में सी बड़ा रहेगा। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ए बड़ा हो। ठीक है, तो जिस एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ए बड़ा हो, और उसको हम इस कोड के माध्यम से सॉल्व करते हैं। यूजर हमसे इनपुट मांगा तो यूजर का हम इनपुट दे दिए 5 2 1, इस केस में ए सबसे बड़ा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन यहाँ प्रोग्राम यहाँ पाएगा, चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ए का मान 5 है, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो क्या ए ग्रेटर देन है 2 से? हाँ, पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है, पहला कंडीशन ट्रू मतलब इसमें एंटर कर गया। फिर चेक किया ए इज ग्रेटर देन सी, जो ए है वो सी से ग्रेटर देन है, हाँ ए सी से भी ग्रेटर देन है, ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू, मतलब जो हमारा ए है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो हमारा ए क्या हुआ, ग्रेटेस्ट, मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन हम इस बार बी को बड़ा करते हैं, मतलब
1 5 2, यहाँ पर बी सबसे बड़ा है। इसको लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। पहले प्रोग्राम आएगा, फिर चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी मतलब ए का मान, एक वैल्यू 1 है यहाँ पर। ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं बड़ा है, क्योंकि ए जो है लेस देन 5, ये तो रन नहीं होगा। कौन सा रन होगा? ये रन होगा, एल्स। और इस एल्स के अंदर इफ है। इफ में क्या लिखा है? बी इज ग्रेटर देन सी। बी मतलब 5, 5 इज ग्रेटर देन सी, सी मतलब 2। क्या 5 सी से बड़ा है? पहले चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स हुआ, तो हम एल्स में एंटर मारे। और एल्स में एक कंडीशन है, बी इज ग्रेटर देन सी, मतलब बी जो है सी से बड़ा है। बी मतलब 5, सी से बड़ा है 2 से, हाँ बड़ा है। 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर दें बी इज ग्रेटेस्ट, मतलब बी सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमारे देखें तो ये भी कंडीशन अच्छे से रन कर गई, मतलब बी वाले के लिए भी कंडीशन अच्छे से रन कर गई। अब तीसरा कंडीशन ऐसा लेते हैं जिसमें सी सबसे बड़ा हो। सी मतलब 1 5 2 8 ले लिए यहाँ पर। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 8। अब इसमें इसके चेक करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर आएगा और चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन बी। ए का मान 5, क्या 5 ग्रेटर देन बी है? तो हाँ भाई, ये ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है, फिर इसमें एंटर कर जाओ। फिर चेक करो ए इज ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से ग्रेटर है? मतलब 5 जो है वो सी से ग्रेटर है। भाई ये तो कंडीशन गलत हो रही है, क्योंकि 5 जो है सी से ग्रेटर नहीं है। नहीं है मतलब सी इज ग्रेटेस्ट, नहीं है मतलब सी इज ग्रेटेस्ट। अगर होता तो ए इज ग्रेटेस्ट, नहीं तो सी इज ग्रेटेस्ट, नहीं है तो सी इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पर सी ग्रेटेस्ट हो गया, मतलब 8 ग्रेटेस्ट हो गया। तो हमारा तीनों कंडीशन के लिए हमारा ये कोड सेटिस्फाई कर रहा है। आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। अब हम देखते हैं स्विच केस। क्या देखते हैं? स्विच केस। स्विच केस क्या होता है? स्विच केस भी हमारा वही डिसीजन मेकिंग के ही काम आता है। इसको हम थ्योरी पढ़ते हैं इसका। स्विच स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक अमॉन्ग मेनी अल्टरनेटिव। स्विच केस में क्या होता है कि हमारे पास बहुत अल्टरनेटिव कोड ब्लॉक होंगे। हमारे पास बहुत सारे कोड ब्लॉक होंगे, ठीक है। एन नंबर ऑफ कोड ब्लॉक होंगे और उसमें से कोई एक एग्जीक्यूट कराना होगा। वो कौन हमको अलाउ करता है? स्विच केस, ठीक है। यू कैन डू सेम थिंग विथ इफ एल्स, मतलब लेटर इफ एल्स से हम इसका यही सेम काम कर सकते हैं। जो स्विच केस से काम कर रहे हैं वही लेटर इफ एल्स से काम कर सकते हैं। लेकिन जो स्विच केस का स्टेटमेंट है वो इजियर होता है रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, पढ़ने और लिखने के लिए, दोनों के लिए हमारा स्विच केस का कोड जो होता है बहुत इजी होता है, इसलिए हम स्विच केस का यूज करते हैं। अभी हम लेटर इफ एल्स का प्रोग्राम देख रहे थे, तो प्रोग्राम थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप का हो गया था, लेकिन हमारा स्विच केस का प्रोग्राम जो है बहुत सिंपल होता है। इसमें स्विच केस लगाने के लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं, वो नियम पहले पढ़ लेते हैं हम। इन स्विच केस, इन स्विच स्टेटमेंट, केस वैल्यू मस्ट बी कैर एंड इंट टाइप। जो कैर वैल्यू यहाँ पे जो कैर का कांस्टेंट देंगे वो या तो इंट होना चाहिए या तो कैर होना चाहिए। केस का जो जो क्या बोलते हैं, केस का जो वैल्यू होना चाहिए या तो इंट होना चाहिए या तो कैर होना चाहिए। यहाँ पर फ्लोट या फिर हम स्ट्रिंग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा रूल्स क्या है? दूसरा रूल है कि द देयर कैन बी वन और एन नंबर ऑफ केसेस, या तो यहाँ पर इसके अंदर कम से कम एक केस या फिर एन नंबर ऑफ केस हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल रूल है। थर्ड वैल्यू, वैल्यू ऑफ केस मस्ट बी यूनिक। जो केस के यहाँ पर कंस्टेंट दे रहे हैं हमेशा कंस्टेंट, ये कंस्टेंट हर बार यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर कंस्टेंट हम 1 दे दिए, यहाँ भी कंस्टेंट 1 दे दिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। हर केस का जो कंस्टेंट है वो यूनिक होना चाहिए। ईच स्टेटमेंट ऑफ द केस है ब्रेक स्टेटमेंट। जो हर स्टेटमेंट केस का है, केस का जो ब्लॉक है इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन ये ऑप्शनल है, रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन रखना प्रीफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो सब कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए हम इसको रखते हैं। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज आल्सो ऑप्शनल। डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट केस बनाते हैं। अगर सब केस रन नहीं हुआ, अगर सपोज यदि सब केस फेल हो गया, देन हमारा डिफॉल्ट केस रन करता है। अगर ये सब केस फेल हो गया देन हमारा डिफॉल्ट केस रहता है, इसलिए हम डिफॉल्ट केस लगाते हैं कि अगर इसमें से कोई सा भी रन ना करे तो हमारा डिफॉल्ट केस रन करेगा। लेकिन इसको भी लगाना ऑप्शनल होता है, लेकिन इसको लगाना भी रिकमेंडेबल है, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स पढ़ते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका?
पहले एक हम वेरिएबल लेंगे जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर उस वेरिएबल को हम वेरिएबल का या फिर उस एक्सप्रेशन को इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे स्विच के अंदर। अब वो वेरिएबल या फिर वो हमारा कांस्टेंट इसके अंदर आ जाएगा। अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू इस कांस्टेंट से मैच करती है देन हमारा केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट 2 से मैच खाती है तो हमारा केस 2 हो जाएगा इम्प्लीमेंट। अगर कोई सा भी सभी मैच नहीं करती है, इन दोनों में से किसी से मैच नहीं करती है देन हमारा ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन कर जाएगा। और हम कितना हो नंबर ऑफ केस बना सकते हैं, ठीक है, ये हम रूल्स में पढ़ चुके हैं। इसका एक हम प्रोग्राम कर लेते हैं पहले। प्रोग्राम प्रोग्राम बोल रहा हूँ, पहले इसका एक हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। पहले स्विच स्टेटमेंट में हम स्विच का एक वेरिएबल स्विच कर लिए यहाँ पर, ठीक है। अगर वो केस 1 से फॉलो करती है, केस 1 फॉलो कर दी देन केस 1 का हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और वहां से ब्रेक होकर हमारा स्विच के बाद चला जाएगा, मतलब इसके लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, या फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। फिर दूसरा, अगर पहला केस मैच नहीं किया दूसरा केस चेक करते हैं, अगर दूसरा केस ट्रू हुआ देन दूसरा कोड केस का ब्लॉक रन करेगा एंड देन लास्ट में चले जाएंगे। वैसे ही केस 3 चेक होगा, अगर केस 3 ट्रू हुआ तो केस 3 का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड देन हम लास्ट में चले जाएंगे। वैसे ही केस 4 का केस 5 पर चेक होगा। अगर इन दोनों में से किसी का ट्रू नहीं होता है देन हमारा डिफॉल्ट केस रन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विच केस। और स्विच केस का हम वो देख लेते हैं, एक प्रोग्राम देख लेते हैं, सिंपल प्रोग्राम है स्विच केस का। एक वेरिएबल लिए, सॉरी एक हम हेडर फाइल डिक्लेयर किए, इंक्लूड किए, फिर मेन फंक्शन बनाए और एक वेरिएबल लिए जिसका नाम है डे। डे में हम इनपुट देंगे 1 से 7 तक। तो हम यूजर से कहें कि यूजर एक इनपुट दो जो कि 1 से 7 के बीच में हो, तो यूजर देगा इनपुट 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कोई एक इनपुट दे सकता है वो। तो उस इनपुट के बेस पर हम केस बनाए हैं अलग अलग, देखिए। स्विच डे मतलब डे वेरिएबल को हम यहाँ पर स्विच कर लिए हैं। अगर डे की वैल्यू 1 आए, अगर डे की वैल्यू, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर यूजर से हम क्या इनपुट लिए, डे इनपुट लिए, यूजर से क्या इनपुट लिए, यहाँ पर यूजर से हम डे इनपुट लिए। अगर डे की वैल्यू अगर 1 आ जाए, यहाँ पर डे स्विच कर लिए, अगर डे की वैल्यू 1 आ जाए देन ये हमारा प्रिंट हो जाएगा मंडे और प्रोग्राम चल जाएगा लास्ट में। अगर डे की वैल्यू 2 आ जाए, अगर डे की वैल्यू अगर यूजर 2 इनपुट कर दे तो ये ट्यूजडे प्रिंट होगा और हम फिर चलेंगे लास्ट में। अगर डे की वैल्यू 3 इनपुट हो जाए तो यूजर 3 इनपुट हो जाए तो वेडनेसडे प्रिंट होकर हम लास्ट में चले जाएंगे। वैसे ही हर डे के लिए हम अलग अलग केस बना चुके हैं, 7 केस बना चुके हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट यूजर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा 8 इंटर कर दे देन हमारा क्या होगा, डिफॉल्ट केस रन करेगा जिसमें हम लिखेंगे इनवैलिड इनपुट, ठीक है। ठीक है, हर एक दिन के लिए हम केस बना दिए हैं अलग अलग। अगर इन 7 8 में से, सातों में से मतलब इन सातों केस में से कोई भी केस नहीं डालता है यूजर, कुछ अलग केस डाल देता है, ABCD डाल देता है, 9 10 डाल देता है, देन हमारा ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं हम, एक छोटा सा टॉपिक है डिफॉल्ट और ब्रेक स्टेटमेंट, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक इन सी, जो ब्रेक होता है सी में वो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। लूप कंट्रोल मतलब लूप को कंट्रोल करने का काम होता है। अगर कोई लूप ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट लूप चला गया है तो उसको लूप को तोड़ने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम से बाहर आने का काम करता है, ठीक है। इट कैन बी यूज इन साइड द लूप, लूप के इनसाइड भी मतलब लूप के अंदर भी इसका यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा डिफॉल्ट स्टेटमेंट, दिस ब्लॉक एग्जीक्यूटेड इफ नन ऑफ द केस वैल्यू मैच द एक्सप्रेशन, मतलब डिफॉल्ट स्टेटमेंट तब रन करेगा जब कोई सा भी केस एग्जीक्यूट ना हो, तब कब रन करेगा, कौन रन करेगा, डिफॉल्ट, ये हम पहले देख चुके हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट का मेन काम क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट का मेन काम है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसको टर्मिनेट करना, ट्रंकेट करना, ठीक है। क्यों करते हैं, अगर प्रोग्राम हमारा फाइनाइट इनफाइनाइट लूप में ना जाए उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं कुछ कंडीशन देकर, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन इन टॉपिक्स के बेस पर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज केस कंट्रोल। केस कंट्रोल पूछ दिया यहाँ पर, व्हाट इज केस कंट्रोल। केस कंट्रोल कुछ नहीं होता है, स्विच केस का दूसरा नाम ये केस कंट्रोल, ठीक है।
केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंसी बताना है, मतलब स्विच केस का दूसरा पार्ट, मतलब दूसरा नाम है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज पूछा है, हम पढ़ चुके हैं। यूज ऑफ डिफॉल्ट इन स्विच स्टेटमेंट ये भी पढ़ चुके हैं। और प्रोग्राम पूछा है, राइट प्रोग्राम रिलेटेड टू ऑपरेंड, मतलब कैलकुलेटर बनाने का प्रोग्राम पूछा है, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं तो हम कैलकुलेटर बनाने का प्रोग्राम लेके आएंगे। कैलकुलेटर नहीं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो लाएंगे जिसमें हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तीसरा है, इसमें कैलकुलेटर बनाना है और ब्रेक स्टेटमेंट को भी बताना है। ब्रेक स्टेटमेंट के यूज और कैलकुलेटर बनाना है थर्ड में भी, थर्ड क्वेश्चन में भी। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लेटर इफ एल्स स्विच केस को कंपेयर करना है और इसमें भी कैलकुलेटर बनाना है। देखिए कैलकुलेटर का प्रोग्राम बहुत बार पूछ रहा है, ठीक है, तो उसको आपको देख लेना होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन सा टाइप है उसको प्रिंट करना है, मतलब उसके बारे में लिखना है एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के साथ। और थर्ड है राइट प्रोग्राम टू ग्रेटेस्ट अमंग थ्री, 3 नंबर के बीच में ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम सब चीज़ कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए रेलेवेंट इंजीनियरिंग और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। बाकी मैं हूँ ही इधर से। धन्यवाद। जय हिंद।